जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए। शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है। शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे। शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वहीन। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा,
अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेनस्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेनस्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा, इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड्डड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ।